नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग अंतर्जात बल अर्थात वलन एवं भ्रंशन को डिटेल में देखेंगे। इंडोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स आते हैं। इससे बहुत ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो परीक्षाओं में अक्सर गलत हो जाते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोग गलती नहीं करेंगे। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि शैक्षिक भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। अंतर्जात बल। अंतर्जात बल को दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है आकस्मिक बल और दूसरा है पटल विरूपणी बल। आकस्मिक बल के अंतर्गत क्या आता है? ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन आते हैं। अब पटल विरूपणी बल भी दो प्रकार का है, महादेशजनक बल और दूसरा है आपका पर्वत निर्माणकारी बल। महादेशजनक बल के अंतर्गत ऊपरमुखी बल यानी निर्गमन, अधोमुखी बल निमज्जन। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या है निर्गमन और निमज्जन क्या है, ये मैं बताऊंगा। और इंग्लिश में भी मैं इस फ्लो चार्ट को अभी आगे दिया हूँ, वहाँ पे भी आप लोग इसको देख सकते हैं यदि इंग्लिश में आप समझना चाहते हैं तो। पर्वत निर्माणकारी बल के अंतर्गत तनाव और दूसरा है संपीड़न, ये दो तरह के बल आते हैं। तनाव के अंतर्गत भूपटल विभंग होता है। इसके अंतर्गत भ्रंशन, चटकन और दरार के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। संपीड़न, इसके कारण भूपटल में बंकन होता है। यह भी दो प्रकार का होता है, समवलन और वलन। समवलन के अंतर्गत उत्संवलन और असंवलन दोनों आते हैं। तो आइए इसी को इंग्लिश में कैसे है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इंडोजेनेटिक फोर्सेस को सडन फोर्स और डायस्ट्रॉफिक फोर्स, इन दोनों को आपको इंग्लिश में याद करेंगे तभी आपको इसका आनंद मिलेगा। क्योंकि कई जगह क्या देता है, इसका तीव्र संचलन दे देगा, डायस्ट्रॉफिक स्लो प्रोसेस होता है, और सडन ये अचानक तीव्र संचलन के अंतर्गत आता है, और ये मंद संचलन का उदाहरण है। तो इसमें आप देख रहे हैं वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, उसका डायस्ट्रॉफिक फोर्स को भी एपिरोजेनिक फोर्स और ओरोजेनेटिक फोर्स में बांटा गया है। इसमें देखेंगे एपिरोजेनेटिक फोर्स में अपवार्ड फोर्स इमरजेंसी इसको बोलते हैं, डाउनवार्ड फोर्स इसको सबमर्जेंस बोलते हैं, और ओरोजेनेटिक फोर्स के अंतर्गत टेंशन और कंप्रेशन आता है। टेंशन में क्रिस्टल फ्रैक्चर होता है और कंप्रेशन के अंतर्गत क्रिस्टल बेंडिंग होता है। इसमें क्रिस्टल फ्रैक्चर के अंतर्गत फॉल्टिंग, क्रैकिंग और फ्रैक्चर आता है, जबकि क्रिस्टल बेंडिंग दो भाग में है, वार्पिंग और फोल्डिंग। वार्पिंग के अंतर्गत अप वार्पिंग और डाउन वार्पिंग आता है। तो आइए हम लोग एक तरफ से एक एक चीज़ों को हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। अंतर्जात बल, इंडोजेनेटिक फोर्स, इसमें आप देखते हैं कि अंतर्जात बल भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है। यानी अंतर्जात बल का मुख्य काम क्या है? विषमता, कहीं खाई बना देगा, कहीं पठार बना देगा, कहीं पर्वत बना देगा, तो ये होता है। और बहिर्जात बल क्या करता है? इन विषमताओं को नष्ट करने का काम करता है, या जहाँ विषमता उसको समतलीकरण का काम करता है बहिर्जात बल। चूँकि अभी हम लोग यहाँ पे अंतर्जात बल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसी को जानते हैं। अंतर्जात बल भूतल पर विषमताओं का सृजन करता है। पहला है आकस्मिक बल, सडन फोर्स। तीव्र संचलन जैसे ज्वालामुखी, भूकंप तथा भूस्खलन इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो टेबल में भी मैं आपको बता दिया जो फ्लो चार्ट था उसमें। आगे देखिए, बी दिया है पटल विरूपणी बल, डायस्ट्रॉफिक फोर्स। यह बल अत्यंत धीमी गति से क्षैतिज एवं लंबवत दोनों रूपों में क्रियाशील होते हैं। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से इसके दो प्रकार हैं। कौन से दो प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। पहला है महादेशीय या महाद्वीपीय जनक बल, एपिरोजेनेटिक फोर्स। इस बल द्वारा महाद्वीपीय भागों का निर्माण एवं उसके उत्थान, अवतलन, निर्गमन तथा निमज्जन, ये चारों जो शब्दावली है इसको अगले ही स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ इसको बस समझ लीजिए। उत्थान, अवतलन, निर्गमन तथा निमज्जन, ये चार प्रक्रियाएं हैं। ये क्रियाएं घटित होती हैं। जब महाद्वीपीय भागों में उत्थान हो जाता है तो उस पर क्रियाशील बल को ऊपरीमुखी बल, अपवार्ड फोर्स तथा इस क्रिया को उभार, अपलिफ्टमेंट कहते हैं। जबकि इसके विपरीत महाद्वीपीय भागों के धसाव हो जाता है तो उस पर क्रियाशील बल को अधोमुखी बल या डाउनवार्ड फोर्स कहते हैं तथा इस क्रिया को अवतलन, सब्सिडेंस कहते हैं।
सागर तल के नीचे स्थल भागों के धसाव को निमज्जन सबमर्जेंस कहते हैं। तो इस तरह से एक इसमें छूट गया है इमरजेंस, तो इमरजेंस को आगे हम आपको बता रहे हैं। महादेशीय महाद्वीपीय संचलन के प्रक्रम जो है उनको यहाँ पे दिया गया है। उत्थान अपलिफ्टमेंट, महाद्वीप के किसी भाग का अपने आसपास की सतह से ऊंचा उठने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्थान अपलिफ्टमेंट। यह जो स्लाइड में यहाँ दिखा रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी मैं इसको डाला था। दूसरा है अवतलन सब्सिडेंस, स्थल खंड के किसी भाग का अपने समीप की सतह से नीचे धंस जाने की यह प्रक्रिया है अवतलन। उसके बाद से उन्मज्जन या निर्गमन इमरजेंस, जलमग्न सागरी भाग का, इसमें सागरी भाग जो होता है, तली जो होता है, सागर तल से ऊपर उठ जाने की क्रिया है, जैसे भारतीय प्लेट पठार। निमज्जन सबमर्जेंस, स्थल खंड का सागर तल के नीचे जलमग्न हो जाने की यह क्रिया को हम लोग निमज्जन कहते हैं। इसमें थोड़ा सा अंतर हो सकता है, आप देख सकते हैं अपलिफ्टमेंट यानी स्थलीय भाग का ऊपर उठ जाना, यह अपलिफ्टमेंट है। देखिए इसका आप देखेंगे कि वावेल यू से स्टार्ट हो रहा है यानी अपलिफ्टमेंट हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे निर्गमन सागर, ये भी ई जो है कि वावेल से स्टार्ट है, जबकि कंसोनेंट से सब्सिडेंस और सबमर्जेंस, इसमें धसाव की स्थिति देखने को मिलती है। किसमें? सब्सिडेंस और सबमर्जेंस में धसाव होता है। यह स्थल भाग का है और यहाँ पे स्थल भाग सागर के नीचे समाहित हो जाता है, डूब जाता है। तो ये दोनों प्रक्रियाओं को आप इस तरह से समझ सकते हैं। अपलिफ्टमेंट में महाद्वीपीय भाग ऊपर उठता है और इमरजेंस में सागर तल के नीचे का भाग ऊपर दिखाई देने लगता है, आ जाता है। अंतर्जात बल में ही हम लोग अभी देखेंगे पर्वत निर्माणकारी बल ओरोजेनेटिक फोर्स। यह बल प्रायः क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतः इसे क्षैतिज बल या स्पर्श रेखीय बल टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। यह बल दो रूपों में कार्य करता है। कौन सा? ये जो स्पर्श रेखीय बल है ये दो रूपों में काम करता है। पहला है तनाव टेंशन, दो विपरीत दिशाओं में क्रियाशील क्षैतिज बल से उत्पन्न तनाव मूलक बल के परिणाम स्वरूप धरातल में भ्रंश, दरार तथा चटकने, फॉल्ट, फ्रैक्चर और क्रैक्स पड़ जाती हैं। अगला है संपीड़न, सेकेंड, इसको कंप्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं। आमने सामने क्रियाशील क्षैतिज बल से उत्पन्न संपीडनात्मक बल, यहाँ लिख गया है अपलिफ्टमेंट, मैं एडिट नहीं किया हूँ, जबकि कंप्रेशनल फोर्स होना चाहिए यहाँ पे, के परिणाम स्वरूप चट्टानें संपीड़ित हो जाती हैं। इससे धरातली चट्टानों में संवलन यानी रैप तथा वलन फोल्ड पड़ जाते हैं। परपटी बंकन या मुड़ाव क्रस्टल बेंडिंग जिसको बोलते हैं, इसको देखते हैं। जब क्षैतिज संचलन आमने सामने कार्यरत होता है तो संपीड़न के कारण धरातली चट्टानों में बंकन या मुड़ाव हो जाता है। यह मुड़ाव दो रूपों में होता है, संवलन व वलन, वार्प एंड फोल्ड। संवलन को देख लेते हैं हम लोग। संवलन में क्या है? संवलन का प्रभाव दूर तक विस्तृत क्षेत्रों में होता है। इसके अंतर्गत भूतल का विस्तृत भाग या तो ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट उत्संवलन अपवार्प्स। इसमें क्षैतिज संचलन से उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में उठ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उत्संवलन कहते हैं। सेकेंड है अवसंवलन डाउन रैप्स। इसमें क्षैतिज संचलन से उत्पन्न संपीड़न के कारण धरातलीय भाग नीचे की ओर मुड़कर क्रस्टल बेंडिंग धंस जाता है, जिससे बेसिन या गड्ढे का निर्माण होता है। आप समझ गए होंगे संवलन क्या होता है और अपवार्प्स और डाउनवार्प्स क्या होते हैं। हजारों किलोमीटर, मिलोमीटर लिख गया है, लंबाई में विकसित संवलन को बृहद संवलन ब्रॉड रैप्स कहते हैं। वलन फोल्ड्स पृथ्वी के आंतरिक भागों में उत्पन्न अंतर्जात बलों के क्षैतिज संचलन द्वारा धरातली चट्टानों में संपीड़न के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? संपीड़न के परिणाम स्वरूप पड़ने वाले लहरनुमा मोड़ों को हम वलन कहते हैं।
इसमें अपनति एंटीक्लाइंस एंड अभिनति को सिंक्लाइंस बोलते हैं। वलन के कारण चट्टानों के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति तथा नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की बात कर रहा है, अंग्रेजी में ही इसको याद रखिए। एंटीक्लाइन देखिए, ये ऊपर उठे हुए भाग को एंटीक्लाइन और धंसे हुए भाग को क्या बोलते हैं, सिंक्लाइन। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। ए पहले आता है ऊपर और एस बाद में नीचे आता है, तो नीचे वाला धसाव हो गया। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन इंग्लिश में ही इसको मैं पढ़ा हूँ, आप लोग भी हमको उम्मीद है कि यही पढ़ते होंगे। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन याद रखिए अपनति और अभिनति की अपेक्षा। तो एंटीक्लाइन ऊपर उठे हुए भाग को कहते हैं और नीचे धसे हुए भाग को हम लोग सिंक्लाइन कहते हैं। समअपनति एंटीक्लाइनोरियम तथा समअभिनति सिंक्लाइनोरियम। तो इसको एंटीक्लाइनोरियम और सिंक्लाइनोरियम के रूप में ही याद रखिए। जब असमान संपीड़न के कारण एक अपनति या अभिनति यानी कि एंटीक्लाइन या सिंक्लाइन के अंदर छोटी छोटी अपनतियों एवं अभिनतियों का निर्माण हो जाता है, तब उस अपनति विशेष को समअपनति तथा अभिनति विशेष को समअभिनति कहते हैं। इसको देख लीजिए, फिगर से समझ जाएंगे। ये है आपका एंटीक्लाइन। एंटीक्लाइन के अंदर देख रहे हैं बहुत सारे आपके बन रहे हैं एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस। तो ये देख रहे हैं एंटीक्लाइंस के अंतर्गत छोटे छोटे एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस बन गए। इसको आप वलन के प्रकार में पढ़ेंगे तो इसी को पंखा वलन कहते हैं, फैन फोल्ड कहते हैं। और यहाँ सिंक्लाइन है, तो सिंक्लाइन में आप देख रहे हैं कि ढेर सारे सिंक्लाइन इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं और एंटीक्लाइन भी देखने को मिल रहे हैं सिंक्लाइन के अंदर। तो इसको बोलते हैं एंटीक्लाइनोरियम और इसको बोलते हैं धसे हुए भाग में जो ढेर सारे सिंक्लाइन एंटीक्लाइन बने हुए हैं, इस सभी को मिला करके सिंक्लाइनोरियम बोलते हैं। वलन का अक्ष एक्सिस ऑफ फोल्ड, वलन की दोनों भुजाओं के बीच अपनति के उच्चस्थ या अभिनति के निम्नस्थ भागों से गुजरने वाली कल्पित रेखा को वलन का अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये ऊपर के सभी भागों को मिलाते हुए नीचे तक आते हैं, तो इसको काल्पनिक रेखा है। तो यह है एक्सियल प्लेन है। ये देखिए ऐसे झुकाव है, तो सभी को ऊपरी भागों को मिलाते हुए ये एंटीक्लाइन के भागों को मिला करके ये आपका एक्सियल प्लेन है। ये ऐसे झुका है तो सभी के बीचों बीच इसको दिखाते हुए ये है एक्सियल प्लेन। तो एक्सियल प्लेन देखेंगे यहाँ झुका हुआ है, यहाँ से ये थोड़ा सा खड़ा है, उससे ज़्यादा ये, और ये 90 डिग्री पर आपको देखने को मिलता है। और जो फोल्ड की आपका वलन का जो भुजा होता है उसको लिम्ब बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, हो सकता है ये भी पूछ दे कि वलन की भुजाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो लिम्ब के नाम से जाना जाता है। नतिलंब स्ट्राइक क्या होता है? नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर पर नतिलंब स्ट्राइक कहते हैं। यह सदैव नति के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस फिगर में देख लीजिए, ये डीप डायरेक्शन यानी ये डीप है और इसे 90 डिग्री पे जो खींचा गया है यही स्ट्राइक लाइन है, ये स्ट्राइक है। ये 90 डिग्री का ये यहाँ पे एंगल बना रहा है। तो हमेशा डीप के सापेक्ष ये क्या करता है, स्ट्राइक 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसको याद रखेंगे। वलन के प्रकार को अब हम लोग देख लेते हैं। पहला है सममित वलन, इसको मैं कहूँगा कि आप अंग्रेजी में ही याद करिए। सिमेट्रिकल फोल्ड, इसमें वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है, जैसे स्विट्जरलैंड का जूरा पर्वत। जूरा पर्वत कहाँ पे है, ये भी इस तरह से याद कर लीजिए, स्विट्जरलैंड में है। ये देखिए पहला यहाँ पे दे रहा है सिमेट्रिकल फोल्ड, ये भुजा और ये भुजा समान रूप से इसमें क्या देखने को मिल रहा है, झुकाव देखने को मिल रहा है। तो ये सिमेट्रिकल फोल्ड हो गया। दूसरा है असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड। इसमें वलन की एक भुजा का झुकाव सामान्य तथा दूसरी भुजा का झुकाव अधिक वह छोटी होती है, जैसे ब्रिटेन का दक्षिणी पेनाइल पर्वत। दक्षिणी पेनाइल पर्वत कहाँ पे है, ब्रिटेन में है। और यहाँ पे इस फिगर में देखेंगे तो ये है, एक सामान्य झुकाव की है और एक अधिक झुकाव और क्या है, छोटी भी है। ये भुजा लिम्ब जो है ये छोटा है। तो इस तरह से ये एसिमेट्रिकल फोल्ड इसको बोलते हैं। तीसरा है एक दिग्नत वलन,
मोनोक्लाइनल फोल्ड। आपको मैं कह रहा हूँ इन सभी शब्दावलियों को अंग्रेजी में ही पढ़िए, हिंदी में मत याद करिए। मोनोक्लाइनल फोल्ड, इसमें वलन की एक भुजा सामान्य झुकाव व ढाल वाली होती है, जबकि दूसरी भुजा उस पर समकोण बनाती है तथा इसका ढाल खड़ा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसको फिगर से समझ लेते हैं। दो मैं बता ही दिया हूँ, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल फोल्ड। और तीसरा है आपका मोनोक्लाइनल फोल्ड। इसमें देखिए एक जो है यह सामान्य झुकाव की है और लंबी है, दूसरी इस पर एक तरह से लंब की तरह से 90 डिग्री पर ये झुका हुआ है इससे। तो इस तरह के फोल्ड को मोनोक्लाइनल फोल्ड कहा जाता है। समनत वलन यानी आइसोक्लाइनल फोल्ड, इसमें वलन की दोनों भुजाएं समान संपीडनात्मक बल के कारण समान रूप से झुककर एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं, किंतु क्षैतिज दिशा में नहीं होती हैं। क्षैतिज दिशा में नहीं होगी, क्षैतिज दिशा में हो जाएगी तो इसका नाम दूसरा हो जाएगा। ये क्षैतिज दिशा में नहीं होगी, एक दूसरे के समानांतर लेकिन होती हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आइसोक्लाइनल फोल्ड चौथा। ये देखिए जितना है उसी झुकाव पे ये आया हुआ है, लेकिन यह क्षैतिज रूप से नहीं है। ये देखिए यहाँ पे क्षैतिज रूप में है एक दूसरे के सापेक्ष, तो इसका नाम दूसरा है। मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसी को, आप देखिएगा। अब है इसमें पांचवा परिवलित या शयान वलन। इसको अंग्रेजी याद रखिए, रिकम्बेंट फोल्ड। जब क्षैतिज संचलन अधिक तीव्र होता है तो अत्यधिक संपीड़न के कारण इतना अधिक वलन हो जाता है कि वलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती हैं। ऐसे वलन को परिवलित या शयान वलन कहते हैं। इसका फिगर देख लीजिए, यहाँ पे इसी को मैं कह रहा था, रिकम्बेंट फोल्ड, यही है शयान वलन, ये क्षैतिज दिशा में हो जाता है। इस फिगर को देख लीजिए, यहाँ पे दिखाया गया है एंटीक्लाइन ये है, ये क्या होगा? सिंक्लाइन है। ये एक्सियल प्लेन है आपका, ये फिगर में एक बार दिखा भी चुका हूँ। ये लिम्ब है भुजाएं, लेकिन यहाँ पे हम लोग ओवर फोल्ड को पढ़ने जा रहे हैं, इस वजह से इस फिगर को मैंने दिया है। छठवां है प्रतिवलन, इसी को इंग्लिश में ओवर टर्न्ड फोल्ड या ओवर फोल्ड कहते हैं। इसमें अधिक संपीड़न के कारण एक भुजा दूसरे पर पलट जाती है, किंतु वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती हैं। तो इसमें देख रहे हैं ये ओवरफोल्ड में कि अधिक संपीड़न के कारण एक भुजा दूसरे पर उलट जाती है। इस पर यह भुजा क्या है? उलट गई है, किंतु वलन की भुजाएं क्षैतिज अवस्था में नहीं होती, ये क्षैतिज नहीं है। ये देखिए क्षैतिज हो गई, ये रिकम्बेंट है। तो ओवरटर्न फोल्ड या ओवरफोल्ड यही है आपको। पंखा वलन, फैन फोल्ड, जब एक बृहद वलन की बृहद अपनति तथा अभिनति में कई छोटी छोटी अपनतियां मिलती हैं तो उस वलन को पंखा वलन कहते हैं। जैसे एंटीक्लाइनोरियम और सिंक्लाइनोरियम आपको मैं बताते समय कहा था कि ये पंखा वलन या फैन फोल्ड कहते हैं, तो उसी चीज़ को यहाँ पे यह कह रहा है। आठवां है खुला वलन, ओपन फोल्ड। इससे प्रश्न बनते हैं। इसमें वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, यानी कि अधिक कोण, इसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं इसको। तो ये आ गया, इसका फिगर आप देखेंगे तो ये दिखेगा 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम रहता है, इसके बीच में ही रहता है, तो इसको ऑब्ट्यूस एंगल या खुला वलन इसको कहेंगे हम लोग। नौवां है बंद वलन, क्लोज्ड फोल्ड। इसमें वलन की दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री से कम होता है, यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल होता है। तो इसका फिगर यहाँ देख लीजिए, दोनों भुजाओं के बीच क्या है? ये 90 डिग्री से कम का कोण बन रहा है, एक्यूट एंगल है ये, तो इसको बंद वलन कहते हैं और इसको खुला वलन कहते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इससे नेट में पूछा गया है स्पेशली, और भी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आ सकते हैं कि खुला वलन और बंद वलन क्या है। 10वां और लास्ट है ग्रीवाखंड, नेपीज। ये बहुत कॉमन है, हमेशा पूछा जाता है, ये लगभग मान लीजिए हर परीक्षा में आएगा, ऐसा मान के चलिए। जब अति वलन की क्रिया से परिवलित मोड़ की एक भुजा टूटकर क्षैतिज संचलन एवं संपीड़न के जारी रहने पर, क्षैतिज संचलन लगातार जारी रहे, टूट भी गया हो और संपीड़न लगातार जारी रहे, तो कई किलोमीटर दूर जाकर
अन्य प्रकार की चट्टान पर चढ़ जाती है। जैसे ये देखिए यहाँ से टूटी और ये आते हुए इतना इस पर चढ़ चुकी है, तो चट्टान चढ़ जाती है, तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। ग्रीवा खंड को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नेप्पे। नेप्पे कई जगह होगा, नेप्पे लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। जब मैं क्वेश्चन इसका कराऊंगा तो उसमें देखेंगे कि अलग अलग इसका उच्चारण रूप में हिंदी में लिखते हैं। इसको अंग्रेजी में ही याद रखिए, क्योंकि हिंदी में भी कई बार नेप्पे कह देता है कि नेप्पे क्या होता है, तब आप ग्रीवाखंड भूल जाएंगे। सुग्रीव वाला ग्रीवाखंड को भुला जाइए। ग्रीवाखंडों के निर्माण की क्रिया पर्वतों पर होती है। कश्मीर घाटी एक ग्रीवाखंड पर ही अवस्थित है, ये जानते हैं आप लोग। भ्रंश। अब फॉल्ट्स के बारे में देखते हैं। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण फॉल्ट्स का निर्माण किससे होता है? जो भ्रंश होते हैं तनाव मूलक बल से होता है, स्पेशली तनाव मूलक बल। और वलन का किससे हो रहा था? संपीडनात्मक बल, कंप्रेशन के थ्रू हो रहा था। इसमें तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल को प्लेन कहते हैं, प्लेन के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण हो जाता है तो उत्पन्न संरचना को भ्रंश कहते हैं। अभी इसको फिगर के माध्यम से मैं समझाऊंगा आपको। भ्रंश उत्पन्न करने वाला संचलन क्षैतिज, लंबवत या किसी भी दिशा में कार्य कर सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। भ्रंश की उत्पत्ति में संपीड़न बल की अपेक्षा तनाव बल का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसको फुटबॉल जो स्थिर रहता है उसको फुटबॉल कहते हैं, और जो नीचे सरक रहा है उसको हैंगिंग वॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं इसमें भ्रंश के प्रकार। पहला है सामान्य भ्रंश, नॉर्मल फॉल्ट। इसको भी मैं कहूँगा कि आप इंग्लिश में ही याद रखिए। नॉर्मल फॉल्ट चट्टानों में दरार पड़ जाने के कारण इसके दोनों खंड जब विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं तो उसे सामान्य भ्रंश कहते हैं। देखिए ये है, विपरीत दिशा में सरक रहा है, ये इधर स्थिर है और ये इस दिशा में सरक रहा है। ये जो है कि फॉल्ट स्क्रैप इसको बोलते हैं, जो दिखाई दे रहा है। और इससे क्या हो जाता है? एरिया का विस्तार होता है। इससे देखिए यहाँ पे चढ़ जाता तो इसका एरिया यहीं तक रहता है, अब इतना नीचे आ गया तो इसके एरिया का विस्तार हो गया। इसमें व्युत्क्रम या प्रतिलोम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट क्या होता है? जब एक चट्टान के दोनों खंड आमने सामने खिसकते हैं और एक खंड दूसरे पर आरोपित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप निर्मित आकृति को व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। इसका निर्माण मुख्यतः क्षैतिज संचलन द्वारा उत्पन्न संपीड़न द्वारा ही होता है। इस फॉल्ट का किससे होता है? संपीड़न द्वारा होता है। इसमें प्रॉपर्टी का विनाश होता है। देखिए यहाँ पे दे रहा है संपीड़न के कारण इसमें जो है कि एक तल दूसरे पर चढ़ जा रहा है, तो इसको थ्रस्ट फॉल्ट बोल रहे हैं। इसको रिवर्स फॉल्ट, एकदम ऊपर की तरफ ही आ जा रहा है, यहाँ का निकल करके ऊपर आ गया। तीसरा है पार्श्वी या नतिलंबी सर्पण भ्रंश, लैटरल फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। क्षैतिज दिशा में संचलन होने से जब भ्रंश तल के सहारे क्षैतिज गति होती है तो उसे पार्श्वी या नतिलंबी सर्पण कहते हैं। इसमें कागार यानी भृगु की रचना नहीं होती है। जब शैल खंड का संचलन भ्रंश तल की बाईं ओर होता है तो उसे सिनिस्ट्रल भ्रंश, कहाँ बाईं तरफ होता है तो सिनिस्ट्रल, तथा दाईं ओर होता है तो उसे डेक्स्ट्रल भ्रंश कहते हैं। इन दोनों शब्दावलियों को याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए राइट हैंडेड अगर जो शिफ्ट हो रहा है दाएं तरफ तो इसको डेक्स्ट्रल कहते हैं। दाहिने और डेक्स्ट्रल एक तरह का आपको उच्चारण लग रहा होगा, दाहिने डेक्स्ट्रल, और लेफ्ट बाएं तरफ सिनिस्ट्रल जो होता है आपको उसे कहते हैं सिनिस्ट्रल भ्रंश कहते हैं। इसको याद रखेंगे आप लोग। सोपानी भ्रंश, जब एक ही स्थान पर घटित कई भ्रंशों का तल एक ही दिशा में रहता है तो उसे सोपानी भ्रंश कहा जाता है। देखिए कई सारे इसमें आपको तल दिखाई दे रहे हैं और एक ही दिशा में है तो सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है, इसे सोपानी भ्रंश कहते हैं। भ्रंशन या विवर्तनिक बलों द्वारा निर्मित स्थल रूप, लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड ड्यू टू फॉल्ट और टेक्टोनिक फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्स या फॉल्ट की वजह से निर्मित स्थल रूप जो है उनको देखते हैं। भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, दो समांतर भ्रंशों के बीच
धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहते हैं। जर्मनी में इसे ग्राबेन कहा जाता है। रिफ्ट घाटी को जर्मनी में क्या कहा जाता है? ग्राबेन कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। अब इसमें देखिए, दो स्थिर भाग है और बीच में का भाग क्या हो जा रहा है? नीचे धंस जा रहा है। इस तरह से जो वैली बन रही है उसे हम लोग रिफ्ट वैली कह रहे हैं। भ्रंश घाटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भूगर्भ शास्त्री ग्रोगरी ने किया था। भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली जो शब्दावली किसने दिया था? तो ग्रोगरी ने दिया था। भ्रंश घाटी के उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। लाल सागर, रेड सी, दक्षिणी कैलिफोर्निया में स्थित मृत्यु घाटी, डेथ वैली, मृत सागर, डेड सी, राइन भ्रंश घाटी, राइन रिफ्ट वैली, स्कॉटलैंड में मिडलैंड भ्रंश घाटी, बैकाल झील, ये सभी क्या हैं? भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। भारत में नर्मदा, ताप्ती एवं ऊपरी दामोदर की भ्रंश घाटियाँ, इससे क्वेश्चन आता है दामोदर वाले से स्पेशली। ये तो बहुत नॉर्मल है, नर्मदा और ताप्ती को सभी लोग जानते हैं कि भ्रंश घाटी से होकर के यह नदियाँ प्रवाहित होती हैं, किंतु इसमें दामोदर नदी को हम लोग नहीं मानते हैं। ये ऊपरी जो दामोदर है, ऊपरी दामोदर नदी का जो भाग है वह भ्रंश घाटी से होकर गुजरता है, न कि पूरी की पूरी नदी ही भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। यह जॉर्डन नदी की घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? जॉर्डन नदी की घाटी। बलार्ड की परिकल्पना रिफ्ट घाटी से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे, प्रश्न पूछा गया है। बलार्ड की परिकल्पना, ये रिफ्ट घाटी के बलार्ड की परिकल्पना रिफ्ट घाटी से संबंधित है। रैंप घाटी, रैंप वैली, इस प्रकार के घाटी का निर्माण तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का भाग यथावत रहे। यानी ये बीच का जो भाग है, ये भ्रंश रेखाएं हैं, इनके बीच का ये जो भाग है जहाँ पे है वहीं रहे, किंतु संपीड़नात्मक बल के कारण किनारे के दोनों भूखंड, ये किनारा का भूखंड और ये दूसरा भूखंड ऊपर उठ जाए, ये ऊपर उठ जाए, ये स्थिर है, तभी ये गड्ढा में हो गया तो उठ जाए, तो इसे रैंप घाटी कहते हैं। और उसमें क्या हो रहा था? बीच का भाग नीचे धंस रहा था रिफ्ट वैली में और ये यथावत रहते थे। यहाँ पे जो ये मेन देख रहे हैं आप वैली का, ये यहीं पे स्थिर है और ये दोनों भाग ऊपर की तरफ उठ जा रहे हैं, तो इसे हम रैंप घाटी कहते हैं। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी इसका उदाहरण है। भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन, जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे तथा किनारे के दोनों भूखंड नीचे धंस जाए तो मध्य के ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जैसे वासजेज फ्रांस में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में, स्किन्स माउंटेन, वासाच रेंज और सियरा नेवादा कहाँ पे है? यूएसए में, सतपुड़ा पर्वत भारत में। ये भ्रंशोत्थ पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, ये बीच का भाग क्या है? स्थिर है और दोनों तरफ के ये क्या है? नीचे चले आए, तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे? ब्लॉक पर्वत। और दूसरा उदाहरण है हार्ज पर्वत को यहाँ पे दिखाया गया है। तो हार्ज पर्वत क्या होता है? हास्ट या हार्ज पर्वत, ठीक है। तो जब दो भ्रंशों के किनारे का भाग यथावत रहे, यानी कि दो भ्रंशों के किनारे का भाग क्या रहे? यथावत रहे, तथा बीच का भाग ऊपर उठ जाए तो हार्ज पर्वत का निर्माण होता है। ये जहाँ था वहीं है अभी भी, लेकिन बीच वाला क्या हुआ? ऊपर उठ गया। इसमें जहाँ था वहीं ब्लॉक था ये, और दोनों नीचे आ रहे थे। यहाँ पर जो ऊपर उठ रहा है वह बीच का एरिया उठ रहा है, और दाहिने और बाएं दोनों स्थान क्या है? स्थिर हैं। तो जर्मनी का हार्ज पर्वत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसको याद रखेंगे, उदाहरणों से प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इस टॉपिक से कौन कौन से हैं। समवलनीकरण, जब प्रतिकूल दिशा से अंतर्जात अर्थात इंडोजेनेटिक बल क्षितिजीय रूप से कार्य करता है, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होते हैं और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया समवलनीकरण वार्पिंग कही जाती है। भूस्खलन लैंडस्लाइड,
मास वेस्टिंग का एक प्रकार है जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी ढलान के नीचे की गति को दर्शाता है। लैंडस्लाइड जो भूस्खलन होता है इसका मुख्य कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। यहाँ पे गुरुत्वा लिखा गया है, गुरुत्वाकर्षण आप पढ़िए इसको, इसकी वजह से होता है। शैल परत अवपतन, इंग्लिश में देखिए बेड रॉक स्लम्प, इसको याद रखिए। जब पृथ्वी के पटल में शैल विभंग होता है, टूट फूट होता है, और पुनः वही शैल पिंड भिन्न दिशाओं में गतिशील होते हैं तो उसे शैल परत अवपतन कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ मास वेस्टिंग बेस्ड ऑन मूवमेंट फ्रॉम स्लो टू फास्ट। स्लो टू फास्ट, इसमें देखिए मृदा सरकना, सॉइल क्रीप बोलते हैं, सबसे स्लोवेस्ट मूवमेंट होता है, ये सबसे स्लोवेस्ट है, इसको याद रखेंगे। सबसे मंद गति से किसका होता है तो मृदा का सरकना, सॉइल क्रीप, इंग्लिश याद रखिए। मृदा सर्पण उससे थोड़ा सा ज़्यादा गति वाला होता है, सॉलिफ्लेक्शन कहा जाता है। भूप्रवाह, अर्थ फ्लो या स्लम्प, यह तीसरे नंबर पे आता है तीव्र चलने में। उसके बाद से पंक प्रवाह, ये इन सभी से तेज है, मड फ्लो। और सबसे जो फास्टेस्ट या तीव्र गति से जो मूवमेंट होता है वो है मलबा हिमस्खलन, डेब्रिस एवलांच इसको बोलते हैं। तो इसको याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में दे देता है डिस्टर्ब करके, कहता है कि कम से ज़्यादा गति की तरफ इसको आपकी व्यवस्थित करिए। मंद संचलन, स्लो मूवमेंट, मृदा का सरकना, ये सबसे सॉइल क्रीप सबसे मंद संचलन को दर्शाता है। और इससे ज़्यादा हो सकता है कि ये ऑप्शन में ना हो तो दूसरा होगा मृदा सर्पण, सॉलिफ्लेक्शन, ये सबसे कम जो है मूवमेंट को दर्शाते हैं, स्लो मूवमेंट को दर्शाते हैं। अक्षीय तल, एक्सियल प्लेन की स्थिति के आधार पर वलनों फोल्ड का क्षैतिज से ऊर्ध्वाधर क्रम कौन सा है उसको बता रहा है यहाँ पे। तो इसमें दे रहा है परिवलित वलन, ऐसे देखिए ना इस फिगर से, ये सबसे ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गया है, तो झुकाव की दृष्टि से देखेंगे। अगला देखेंगे चौथा, तो ये थोड़ा सा कम झुकाव है, ये उससे भी कम झुकाव है, और ये वाला उससे भी कम झुकाव है, और ये तो सबसे कम झुकाव को दर्शाता है। तो ये इधर से चलेंगे आप क्रम से तो ये हो जाएगा परिवलित वलन, रिकम्बेंट फोल्ड, ओवर फोल्ड, उसके बाद से आइसोक्लाइनल फोल्ड, मोनोक्लाइनल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड, और उसके बाद से सिमेट्रिकल फोल्ड। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसको भी उसी तरह से प्रश्न देता है, जो ये मृदा का सरकना जो बताए थे उसी तरह से इसको डिस्टर्ब करके दे देगा और कहेगा कि कौन इसमें से व्यवस्थित है कम एक्सियल झुकाव से अधिक एक्सियल झुकाव की तरफ। तो आप इसको याद करेंगे। पर्वत और घाटियां क्षैतिज संचरण से बनती हैं। पर्वतों में वलन संपीड़न बल का परिणाम है, कंप्रेशनल फोर्स का परिणाम है। सैन एंड्रियन फॉल्स या भ्रंश ट्रांसफॉर्म भ्रंश का उदाहरण है। सेंट एंड्रियाज भ्रंश प्लेट का कंजर्वेटिव मार्जिन का द्योतक है। कहीं कहीं सेंट एंड्रियन लिखा रहता है, सेंड्रियाज लिखा रहता है, एंड्रियाज लिखा हुआ है, इसीलिए मैं दो तीन तरह का जो जैसे आता है उस तरह से लिख रहा हूँ कि आप समझिए कि एक ही चीज़ है, दो अलग चीज़ें नहीं है ये। कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियस भ्रंश, देखिए उसी को सैन एंड्रियस भ्रंश यहाँ लिख रहा है, दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा का उदाहरण है। दक्षिणावर्त गति इसमें याद रखना है इस भ्रंश के सापेक्ष। चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच कमजोर सहसंबंध भ्रंश रेखा कागार का दृढ़ अनुमानिक है, याद रखिए इसको। भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह दृढ़ रूप से अनुमानित भ्रंश सक्रिय कगार है। और इसमें देखिए कगार यानी खाई प्रणव, जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है तब प्रकट होता है। कगार कब प्रकट होता है तो जब भूखंड ऊर्ध्वाधर रूप से खिसक जाता है तब प्रकट होता है। भारत का मालाबार तट ऐसा संयुक्त तट है जो अधोगामी और उद्गामी सबमर्जेंस एंड इमर्जेंस दोनों के प्रमाण प्रदर्शित करता है। इलास्टिक रिबाउंड थियरी के अनुसार, जो रीड ने दिया था, अनुसार विवर्तनिक भूकंपों का भ्रंशन से निकटवर्ती संबंध है।
अगला वीडियो आपको इसी से संबंधित यानी अंतर्जात बल के अंतर्गत वलन एवं भ्रंश से अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको प्रैक्टिस सेट 5 में मैं उपलब्ध कराऊंगा आपको। बहुत ही जल्दी वीडियो ये आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः एक बार आप सभी का धन्यवाद।